हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 हिंदी मीडियम का चैप्टर नंबर नेक्स्ट। आज हम पढ़ेंगे श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आज हम श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। आप हमारे वीडियो पे यदि नए हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, जिससे हम आपको काफी आसान छोटा सिलेबस आपको देते रहे, जिससे आपके पेपर में तैयारी करने में काफी मददगार होगा। ठीक है, तो हमारे वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिए। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ने वाले हैं श्वसन। तो श्वसन का मतलब क्या होता है? तो श्वसन एक जैव प्रक्रम का ही भाग होता है। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो उस वीडियो में बताई गई होगी कि श्वसन किसका भाग है? श्वसन एक जैव प्रक्रम का ही भाग है। किसका भाग है? जैव प्रक्रम का भाग है। ठीक है, और जैव प्रक्रम का मतलब क्या होता है? जैव प्रक्रम का मतलब होता क्या है कि प्राणी अपने को जीने के लिए अपने सभी प्रकार के जैविक कार्यों को क्या करता है? संचालित एवं नियंत्रित करता है। मतलब प्राणी जीने के लिए अपनी सभी प्रकार के कार्यों को संचालित एवं नियंत्रित करता है, तभी तो उसकी जो धरती पे उसकी जो जीवन की प्रक्रिया होगी और सुनिश्चित तो बनी होगी ना। वरना क्या है, जैसे आपने देखा होगा किसी कोई भी प्राणी है, यदि उसको जीना है तो उसको भोजन खाना है, ठीक है, श्वासोच्छ्वास करना है, गमन करना है, उत्सर्जन करना है, जनन करना है, ठीक है, रक्त परिसंचरण होगा, रक्त अपवहन होगा, मतलब सारी प्रक्रियाएं क्या होगी उसके शरीर में संपन्न होती रहती हैं, जिसको क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। तो जैव प्रक्रम का ये एक महत्वपूर्ण भाग है, क्या है? श्वसन है। क्या है? श्वसन है। ठीक है, तो श्वसन का मतलब होता क्या है कि भोज्य पदार्थों से ऊर्जा को प्राप्त कर लेना। भोज्य पदार्थों से ऊर्जा को प्राप्त कर लेना, उसे क्या कहलाता है? उसे श्वसन कहते हैं। श्वसन का मतलब क्या होता है? तो श्वसन का मतलब होता है क्या? भोज्य पदार्थों से ऊर्जा को प्राप्त कर लेना श्वसन कहलाता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं श्वसन। तो श्वसन क्या है? तो श्वसन का मतलब होता क्या है? भोज्य पदार्थों से ऊर्जा को प्राप्त कर लेना ही श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। तो श्वसन क्या है? तो भोज्य पदार्थों से ऊर्जा को प्राप्त करना। जो हमने भोजन जो खाया था, हमने भोजन क्यों खाते हैं? तो ऊर्जा प्राप्ति के लिए। यदि हमें ऊर्जा ना मिले तो हमें भोजन खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो हम किसके लिए भोजन खाते हैं? ऊर्जा प्राप्ति के लिए खाएंगे। किसके लिए खाएंगे? हम ऊर्जा प्राप्ति के लिए ही खाते हैं। तो यही कहा जा रहा है श्वसन मतलब होता है कि भोज्य पदार्थों से ऊर्जा को प्राप्त कर लेना ही श्वसन कहलाता है। ठीक है, और श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? श्वसन दो प्रकार का होता है, आक्षिक श्वसन और अनाक्षिक श्वसन। आक्षिक श्वसन मतलब जहां पे भोजन का पाचन ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता हो। जहां पे भोजन का पाचन ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है तो उसे क्या बोलेंगे? उसे आक्षिक श्वसन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसे आक्षिक श्वसन कहा जाएगा। और इसका दूसरा था अनाक्षिक श्वसन। अनाक्षिक श्वसन मतलब जहां पे भोजन का पाचन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता हो तो उसे क्या बोलेंगे? उसे अनाक्षिक श्वसन कहा जाएगा। क्या बोलेंगे? उसे अनाक्षिक श्वसन कहा जाएगा। ठीक है, तो आक्षिक श्वसन क्या है? तो आक्षिक श्वसन वह प्रक्रिया होती है जिसमें भोजन का पाचन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। जहां पे भोजन का पाचन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो उसे क्या बोलेंगे? उसे अनाक्षिक श्वसन कहा जाएगा। और जहां पे भोजन का पाचन ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है तो उसे आक्षिक श्वसन बोलेंगे। ठीक, कंफर्म हो गया? तो श्वसन क्या है? तो श्वसन का मतलब होता है कि भोज्य पदार्थों से ऊर्जा को प्राप्त कर लेना श्वसन कहलाता है। तो भोज्य पदार्थों से ऊर्जा को प्राप्त कर लेना श्वसन कहलाता है। ठीक है, और ऊर्जा के साथ साथ यहाँ बनता क्या है? यहाँ पे जल भी बन सकता है, ठीक है, एल्कोहल बन सकता है, ठीक है, इसका कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीजें बन सकती है। लेकिन इसको श्वसन को कितने भागों में बांटेंगे? हम दो भागों में बांटेंगे। कौन कौन सा? आक्षिक श्वसन और अनाक्षिक श्वसन। ठीक है, हम आते कौन से आएंगे? हम आएंगे
आंशिक शोषण आएंगे। क्या आएंगे? आंशिक शोषण आते हैं। तो आंशिक शोषण का मतलब क्या होता है? जहां पे भोजन का पाचन किसमें होता हो? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता हो ना। तो आंशिक शोषण का मतलब क्या है? एक ऐसा शोषण जिसमें भोजन का पाचन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता हो। एक ऐसा शोषण जहां पे भोजन का पाचन ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता हो। भोजन का पाचन ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है तो उसे क्या बोलेंगे? उसे आंशिक शोषण बोलेंगे। और यहाँ पे कितना एनर्जी बनेगा? 38 एटीपी बनेगा। कितना? यहाँ पे 38 एटीपी बनेगा। और साथ साथ क्या बनेगा? जल बनेगा। और प्लस क्या बनेगा? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे आंशिक शोषण कहा जाएगा। क्या बोलेंगे? आंशिक शोषण। तो आंशिक शोषण में क्या होगा? यहाँ पे C6H12O6, ठीक है। और ग्लूकोज का क्या होगा? यहाँ पे होता है ग्लाइकोलाइसिस होगा। क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस। और यहाँ पे बनेगा क्या? यहाँ बनेगा पाइरुवेट बनेगा। क्या बनेगा? पाइरुवेट बनेगा। ठीक है। हमने कितना लिया है? हमने लिया 1 मॉलिक्यूल लिया। कितना है? 1 मॉलिक्यूल, ठीक है। और ये भी कितना बनेगा? ये भी बनेगा कितना? 1 मॉलिक्यूल ही बनेगा ना। ये भी एक मॉलिक्यूल बनेगा, ये भी एक मॉलिक्यूल बनेगा। और ये प्रोसेस होगा कहाँ? ये होगा कोशिका द्रव्य में होगा। कहाँ होगा? ये होगा कोशिका द्रव्य। मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें ग्लूकोज टूट करके पाइरुवेट में परिवर्तित हो जाता है तो उसे क्या बोलेंगे? उसे ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। ग्लाइकोलाइसिस क्या है? तो ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें ग्लूकोज विखंडित होकर के पाइरुवेट में परिवर्तित हो जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज विखंडित होकर के पाइरुवेट में परिवर्तित हो जाता है तो उसे क्या कहेंगे? उसे ग्लाइकोलाइसिस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ग्लाइकोलाइसिस। तो व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस? ग्लाइकोलाइसिस क्या है? तो एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें ग्लूकोज टूट करके पाइरुवेट में परिवर्तित हो जाता है। ग्लूकोज टूट करके पाइरुवेट में परिवर्तित हो जाता है तो उसे ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। और ग्लाइकोलाइसिस कहाँ कंप्लीट होती है? कोशिका द्रव्य में होगी। कहाँ होगी? कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं आंशिक शोषण पढ़ रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा? O2। O2 क्या होगा? उपस्थित होगा। जब O2 उपस्थित है तो प्रक्रिया कहाँ संपन्न होगी? माइटोकांड्रिया में संपन्न होगी। कहाँ होगी? माइटोकांड्रिया में संपन्न होगी। अब बनेगा क्या यहाँ पे? यहाँ बनेगा 38 एटीपी ऊर्जा बनेगा प्लस 6H2O प्लस 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? यहाँ पे निर्माण होगा, ठीक है। तो आंशिक शोषण क्या था? तो आंशिक शोषण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें भोजन टूट करके 38 एटीपी ऊर्जा जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। और यह संपूर्ण प्रक्रिया कहाँ होती है? यह संपूर्ण प्रक्रिया माइटोकांड्रिया में संपन्न होगी। कहाँ संपन्न होगी? माइटोकांड्रिया में संपन्न होती है, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है? जिससे मेरे पास ग्लूकोज नहीं होता, ग्लूकोज तो ग्लूकोज विखंडित होकर के किस में जाती है? पाइरुवेट में। जब ग्लूकोज विखंडित होकर के पाइरुवेट में परिवर्तित हो जाता है तब उसको क्या बोलेंगे? उसको ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको? ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। और ग्लाइकोलाइसिस होता कहाँ है? तो कोशिका द्रव्य में होती है। किसमें होगी? कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। और यहाँ पे जो पाइरुवेट होता है तो ये ऑक्सीजन के प्रेजेंट में टूटेगी। किसमें प्रेजेंट में? ऑक्सीजन के प्रेजेंट में। और कहाँ पे? माइटोकांड्रिया में। और यहाँ पे बनेगा क्या? 38 एटीपी ऊर्जा और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, ठीक है। अब हम आते हैं अनाक्षिक शोषण आते हैं। क्या आएंगे?
अब हम आते हैं कौन से प्रश्न से आएंगे, हम आएंगे अनाक्षी शोषण। अनाक्षी शोषण में सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा किसका निर्माण होगा, यहाँ पे एल्कोहल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा, एल्कोहल मतलब इथेनॉल का निर्माण होगा। मतलब कि अनाक्षी शोषण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें भोजन का पाचन या भोजन का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता हो। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें भोजन का पाचन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता हो, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं अनाक्षी शोषण बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसे, अनाक्षी शोषण। तो अनाक्षी शोषण क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें, अनाक्षी शोषण क्या है, एक ऐसा शोषण जिसमें ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भोजन का पाचन होता है। और तत्पश्चात यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे एल्कोहल बनता है। क्या बनती है, एल्कोहल बनता है। तो अनाक्षी शोषण क्या है, यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें, अनाक्षी शोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भोजन का पाचन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता हो। भोजन का पाचन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में है तो उसे अनाक्षी शोषण बोलेंगे। और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे एल्कोहल मतलब कि दारू का निर्माण होता है। ठीक है, तो सेम प्रोसेस वही भी होगा यहाँ पे कि एक ऐसी प्रक्रिया जहाँ पे ग्लूकोज टूट करके किसे मिल गया, पायरुवेट में, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। और प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, कोशिका द्रव्य में ही संपन्न होगा। और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, अनुपस्थित होगा। और प्रक्रिया कहाँ होगी, ईस्ट में होगा या तो किस में हो जाएगा, बैक्टीरिया में हो जाएगी। ठीक है, ईस्ट या बैक्टीरिया में संपन्न होगा। यहाँ बनेगा क्या, C2H5OH मतलब एल्कोहल बनेगी। अब प्लस 2CO2 प्लस 2 ATP एनर्जी प्राप्त होगा। क्या होगा, 2 ATP एनर्जी प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेन उद्देश्य क्या होगा, यहाँ पे मेन उद्देश्य किसका है, एल्कोहल का निर्माण करना। किसका निर्माण करना है, एल्कोहल का निर्माण करना है। अनाक्षी शोषण क्या है, अनाक्षी शोषण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें भोजन का पाचन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता हो। किसकी में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। यहाँ पे किस चीज का निर्माण होता है, एल्कोहल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा, एल्कोहल का निर्माण होता है। तो जहाँ पे एल्कोहल का निर्माण होता हो तो उसे क्या कहेंगे, अनाक्षी शोषण। और इसे कौन भाषा में किस नाम से जानते हैं, इसे किण्वन मतलब सड़न के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे किस नाम से जानेंगे, इसे सड़न के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि इसका उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है, मतलब कि ग्लूकोज को सड़ाने गलाने तथा दारू के निर्माण में इसका उपयोग करेंगे। किसके निर्माण में, दारू के निर्माण में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम आते हैं कोशिकीय पाचन, आते हैं क्या आते हैं हमें, कोशिकीय शोषण। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, कोशिकीय शोषण पढ़ेंगे। तो कोशिकीय शोषण क्या होता है, कोशिकीय शोषण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो खिलाड़ियों में पाया जाता है या जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं। ठीक है, जो एक्सरसाइज व्यक्ति कर रहा है या क्या है कि पेशेंट है, व्यक्ति रोगी है, ठीक है, या उसे ऊर्जा की कमी है या भिखारी है या किसी भी कारणवश यदि उसके शरीर में भोजन नहीं जा रहा है तो उसमें कौन सा पाचन होगा, उनमें कोशिकीय शोषण होता है। कौन सा शोषण होगा, कोशिकीय शोषण होगा। और यहाँ पे बनेगा क्या, यहाँ पे बनेगा लैक्टिक अम्ल बनेंगे। क्या बनेंगे, लैक्टिक अम्ल। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे लैक्टिक अम्ल का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, लैक्टिक अम्ल का। मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें भोजन का पाचन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता हो। और प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, यह प्रक्रिया उत्तकों में संपन्न होती है या मांसपेशियों में संपन्न होती है। किसमें, उत्तकों या मांसपेशियों में संपन्न होती है। ठीक है, तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होगा, बस यहाँ पे बनेगा क्या, यहाँ पे बनेगा लैक्टिक अम्ल बनेगा प्लस
2 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होगा और प्लस 2 CO2। ठीक है, इस चीजों का निर्माण होगा। तो कोशिकीय श्वसन क्या है? तो कोशिकीय श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें क्या करता है, माइटोकांड्रिया यहाँ पे सहायक होगा। माइटोकांड्रिया कोशिकीय श्वसन में क्या होता है, सहायक होता है। माइटोकांड्रिया क्या करेगी? तो माइटोकांड्रिया कोशिकीय श्वसन में सहायक होता है। माइटोकांड्रिया किसके श्वसन में सहायक होगा? कोशिकीय श्वसन में सहायक होगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर भी सेम प्रक्रिया होगी, बस यहाँ पे ऑक्सीजन अनुपस्थित होगा और ये प्रोसेस क्या कंप्लीट होगा, ऊतकों या मांसपेशियों में होगा। यहाँ पे क्या बनेगा, लैक्टिक अम्ल और 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होगा। कितना निर्माण होगा? 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि श्वासोच्छ्वास क्या होता है। तो श्वासोच्छ्वास का मतलब होता है सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। क्या बोलेंगे? श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। तो श्वासोच्छ्वास क्या है? तो श्वासोच्छ्वास एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें सांस लेना और छोड़ना होता है। क्या होता है? सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। क्या बोलेंगे? श्वासोच्छ्वास बोलेंगे। तो श्वासोच्छ्वास क्या है? तो सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। ठीक है, सांस लेना और सांस छोड़ना, तो इसे क्या बोलेंगे? श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। और एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में लगभग 16 से 18 बार सांस लेगा। कितनी बार? 16 से 18 बार सांस लेता है। कौन? एक स्वस्थ मनुष्य। एक स्वस्थ मनुष्य 16 से 18 बार सांस लेता है। ठीक है, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। श्वासोच्छ्वास क्या है? तो श्वासोच्छ्वास एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक व्यक्ति सांस लेता और सांस छोड़ता है। तो सांस लेने एवं छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। ठीक है, सांस लेना और सांस छोड़ना। और इसमें होता क्या है, इसमें ना एक व्यक्ति 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। इसके मेनी पार्ट्स हो सकते हैं। पहला होता है नासाद्वार। तो नासाद्वार जो होता है, नाक होती है, तो नाक के माध्यम से सांस क्या होती है, ये अंदर की तरफ क्या करती है, गमन करती है। ठीक है, फिर इसमें आते हैं क्या, ग्रसनी और कंठ आता है। तो जो ग्रसनी होती है ना, ग्रसनी जो भाग होता है यहाँ पे वायु नली और भोजन नली दोनों आपस में क्या होते हैं, दोनों आपस में आके मिलते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास एक कंठ होता है। ठीक है, और सबसे खास बात है कि हमारे पास ये जो टोटल भाग यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं वायु नली बोलते हैं। इसे बोलते हैं वायु नली कहा जाता है। ठीक है, मतलब इस तरीके से होते हैं। तो क्या हो गया, ये क्या गया, वायु नली हो गया। ठीक है, और ये जो दोनों भाग जा रहे हैं, इसका नाम क्या है, इसका नाम श्वसनीय। क्या नाम है, श्वसनीय है। लेकिन जैसे ही फेफड़े में पहुंचते हैं तो फेफड़े में अनेकों भागों में बढ़ जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे क्या बोलेंगे, श्वसनिकाएं बोलेंगे। क्या बोलेंगे, श्वसनिकाएं कहा जाता है। ठीक है, तो वायु नली की लंबाई कितनी होती है, तो वायु नली की लंबाई लगभग 10 से 12 सेमी होता है। क्या होता है, वायु नली लंबाई कितना होगा, 10 से 12 सेमी होता है। यह करता क्या है, यह वायु को क्या करता है, फेफड़े की तरफ, उसको आगे तरफ भेजता रहता है। क्या करेगा, फेफड़े की तरफ आगे भेजता है। और इसके बाद जब वायु नली आगे चलकर 2 छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है, वायु नली आगे चलकर 2 छोटी छोटी नलिकाओं या ब्रांचों या शाखाओं में बढ़ जाती है, जिसे क्या कहता है, जिसे हम श्वसनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्वसनी बोलते हैं। तो श्वसनी क्या है, श्वसनी वायु नली की छोटी क्या होती है, छोटी छोटी शाखाएं होती है। क्या होती है, वायु नली की छोटी शाखाओं को ही श्वसनी कहा जाता है। वायु नली की छोटी शाखाओं को श्वसनी बोलेंगे। तो श्वसनी क्या है, तो वायु नली की छोटी शाखा होती है। क्या होती है, छोटी शाखा होती है। और श्वसनिकाएं क्या होती है, तो श्वसनिकाएं भी क्या होती है, श्वसनी की छोटी शाखा होगी। क्या होगा, श्वसनिकाएं क्या होती है, श्वसनिकाएं श्वसनी की छोटी शाखाएं होती है, जो सीधे किसके संपर्क में आती हैं, ये सीधे फेफड़े के संपर्क में आती हैं।
और आप तो जानते ही हैं कि मानव के शरीर में एक जोड़ी फेफड़ा पाई जाती है, बायां फेफड़ा और दायां फेफड़ा। जो बाईं फेफड़ा होता है यह छोटी होती है, किसकी अपेक्षा? दाहिने फेफड़े की अपेक्षा। दाहिनी फेफड़ा बड़ी होती है और बाईं फेफड़ा क्या होती है? छोटी होगी। बाईं फेफड़ा छोटी और दाहिनी फेफड़ा बड़ी होगी। क्या होगी? बड़ी होगी। और फेफड़े में कितने भाग होते हैं? 5 भाग होते हैं। 2 भाग किसमें पाया जाता है? बाएं फेफड़े में, और 3 भाग दाहिने फेफड़े में। ठीक है, तो जो फेफड़ा होता है फेफड़े में कितने भाग होंगे? 5 भाग। 2 भाग बाईं फेफड़ा में और 3 भाग दाहिने फेफड़ा में। 2 भाग बाईं फेफड़ा में और 3 भाग दाहिने फेफड़ा में पाए जाते हैं। और इन भागों का काम क्या होता है? वायु में दाब डालना और कहां पहुंचा देना? रक्त वाहिकाओं में। ठीक, हवाओं में दाब डालते हैं। जो हमारी बॉडी के अंदर जो हवा जाता है, फेफड़े भरता है, तो करता क्या है? ये जो फेफड़े के जो भाग होते हैं, जो चेम्बर्स होते हैं, वो उस वायु पे क्या करते हैं? दाब लगाते हैं, जिससे हवा कहाँ चला जाता है? रक्त वाहिकाओं में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? रक्त वाहिकाओं में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, और जिसके माध्यम से ये जो हमारे पास क्या है, ये जो छोटे छोटे गुच्छे दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है वायु कोष्ठ। क्या नाम है? ये वायु कोष्ठ होते हैं। क्या होते हैं? ये वायु कोष्ठ होते हैं, जो वायु के शुद्धिकरण में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। इनकी संख्या यदि हम एक बच्चे की बात करें तो उनमें कितना होता है? एक बच्चे की संख्या 2.5 करोड़ होती है। यदि हम युवा की बात करें तो युवा में इनकी संख्या कितनी होती है? 15 करोड़ होती है। कितनी होगी? 15 करोड़। तो वायु कोष्ठों का काम क्या होता है? तो वायु कोष्ठ गैसीय विनिमय में सहायक होते हैं। वायु कोष्ठ गैसीय विनिमय में सहायक होते हैं। बच्चे में इनकी संख्या 2.5 करोड़ होती है, लेकिन हम एक युवा की बात करें तो युवा में कितनी होती है? 15 करोड़ होती है। ठीक है, ठीक है, ये इस तरीके से बने तो एक सुराही के समान संरचना में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही क्या करता है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे वायु प्रवेश करता है तो ये कहां से आते हैं नसें? इसको लेकर आता कौन से? इसको फुफ्फुसी धमनी इसको लेके आती है। और कहां से? ये हृदय शरीर को लेके आते हैं। कहां से? हृदय शरीर को लेके आएंगे। और यहाँ पे रक्त क्या होता है? यहाँ पे रक्त अशुद्ध होते हैं। और जैसे वायु उनके साथ मिलकर के प्रवेश करता है तो ये वायु क्या रहते हैं? ये शुद्ध हो जाते हैं। क्या रहते हैं? ये शुद्ध हो जाते हैं। और फिर कहां से जाते हैं? फुफ्फुसी शिरा के माध्यम से हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। और इसके बाद जो ऑक्सीजन होता है वो आगे तरफ बढ़ने लगती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो यहां से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, तो विसरण दाब के द्वारा यहाँ पे जो अपशिष्ट गैसें होंगी, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वायु कोष्ठ होता है, तो वायु कोष्ठ हमारे फेफड़ों में एक अंगूर या गुच्छे के समान गोल संरचना में पाए जाते हैं। बच्चों में इनकी संख्या 2.5 करोड़ होती है और एक युवा में इनकी संख्या 15 करोड़ होती है। कितनी होगी इनकी संख्या? 15 करोड़ होती है। और सबसे खास बात यह है कि गैसीय विनिमय में सहायक होंगे। किसमें सहायक होंगे? गैसीय विनिमय में सहायक होते हैं। किसमें सहायक होंगे? एक गैसीय विनिमय में सहायक होते हैं। ठीक है, और सबसे खास बात यह है कि यह गैस में जो था तो वहां से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक होते हैं। अब फेफड़े के बाहर एक फुफ्फुसी आवरण पाई जाती है। क्या पाई जाती है? फेफड़े के बाहर एक फुफ्फुसी आवरण होता है। ठीक है, जो फेफड़े क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करेगा। क्या करेगा? फेफड़े को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, यदि आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।